राजस्थान के चिकित्सा मॉडल में बदलाव कर रही अशोक गहलोत सरकार ने जिला कोटा में इससे 26 साल पुराने राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में विशेष परिवर्तन किया। आज आपको जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे ये राजस्थान कोटा के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना है। राज्य सरकार की नियुक्ति में डॉक्टर संगीता सक्सेना कोटा की पहली महिला प्रिंसिपल है जिन्हें इतने बड़े पद पर नियुक्त किया गया। कोटा में अब आगामी मुख्य चिकित्सा व्यवस्था और भावी डॉक्टरों का भविष्य प्रिंसिपल संगीता सक्सेना के हाथों में है। डॉक्टर संगीता सक्सेना ने बताया, आमजन को राज्य सरकार द्वारा लागू आरटीएच और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य राजकीय सेवाओं का लाभ जिले भर में सरकारी एवं प्राइवेट चिकित्सालयों पर निःशुल्क दिया जाएगा। आगे देखिए डॉक्टर संगीता सक्सेना से जुड़े तथ्य और कार्य योजना से जुड़ी जानकारी। पदभार ग्रहण करने के साथ ही नवनियुक्त प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा की डॉक्टर संगीता सक्सेना लगातार जिला स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बैठकों में जुटी, साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही। उन्होंने विद्यालय कैंपस में रैगिंग को लेकर सख्त नियम और पाबंदी नोटिस लगाए। MBBS के अलावा कॉलेज MD, MS और सुपर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम भी ऑफर किया। कॉलेज 1992 में IASI अस्पताल कोटा के एक हिस्से में डॉक्टर RL अजमेरा के प्रिंसिपल के रूप में शुरू हुआ। 1997 में अपने स्वयं के विशाल परिसर कोटा रंगबाड़ी रोड पर स्थापित NMC अस्पताल का नवीनतम जोड़ महाविद्यालय के नज़दीकी ही स्थापित न्यू मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को बड़े स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा। डॉक्टर संगीता सक्सेना ने बताया, चिकित्सा सेवाओं में RTH, RTGS और चिरंजीवी बीमा सहित अन्य सेवाओं का आमजन को लाभ मिल रहा। अब निःशुल्क सेवाएं दी जा रही, जांच और दवाओं में भी सहयोग किया जा रहा। कोरोना वायरस इनको लेकर भी प्रबंधन सतर्क। इसी क्रम में डॉक्टर संगीता सक्सेना से बात की हमारी सहयोगी कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ शिवा पटेल की खास रिपोर्ट। देखिए। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने स्कूल में प्रिंसिपल्स देखे होंगे, कॉलेजेस में प्रिंसिपल देखे होंगे, लेकिन आज मल्टी स्पेशलिस्ट न्यू मेडिकल कॉलेज की नवीन प्रिंसिपल हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर संगीता सक्सेना। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, नारी खुद एक नारा है। इंदिरा गांधी से लेके अंतरिक्ष में पहली महिला जाने वाली कल्पना चावला को आप अच्छे से जानते होंगे, वैसे ही महिला सशक्तिकरण को लेके आप देख सकते हैं हमारे बीच में संगीता सक्सेना मौजूद है। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले सूचना इंडिया परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सीधा क्या कहना चाहेंगे, आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। धन्यवाद। शुरुआत तो यदि आप पूछा जाए, मेडिकल कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था 9 जुलाई 1996 को। इसी मेडिकल कॉलेज में मैंने फर्स्ट पोस्टिंग थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह। यहीं पे प्रमोशन एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, और अब इस सरकार ने इस पद पे मुझे आसीन किया है। 13 मार्च से मैंने अपना कार्यभार संभाला है जी। इस पूरे सफ़र में देखा जाए, इस 25-26 साल में तो आई एन्जॉयड माई वर्क लाइक एनीथिंग। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और ब्रेस्ट कैंसर इमेजिंग में मेरा कुछ ज़्यादा ही रुचि है। फॉर लास्ट 2 decades आई एम वर्किंग इन टू दिस, और साथ साथ में कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे भी काम कर रही हूँ, जैसे वुमेन कैंसर पे, मेनली ब्रेस्ट कैंसर पे, और बच्चों को नई जूनियर्स को एक नई दिशा देने के लिए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उनको प्राणायाम ध्यान में भी प्रेरित करती रहती हूँ, जिससे एक जो आने वाली संस्कृति है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो एक दिशाहीन ना हो रह के एक दिशा के साथ काम करे, उनकी एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। बिल्कुल, आप जैसे कि देख सकती हैं, कोटा के अंदर लगभग 14 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। इस कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कैसे आखिरकार उनको बेहतर शिक्षा दी जाएगी, कैसे डॉक्टर्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ राज्य में नहीं, राष्ट्रीय में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में प्रख्यात हो इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं। इस पर भी सीधा क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हमारे पास हर साल 250 स्टूडेंट्स आते हैं MBBS में, और करीब 200 के करीब PG स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि PG और सुपर स्पेशलाइजेशन में DM और MCH करने के लिए टोटल मिला के करीब लगभग 200 स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा दामोदर है कि 250 हर साल MBBS स्टूडेंट्स, उसके बाद 200 के करीब PG स्टूडेंट्स। इनको, ये जो हमारे पास आते हैं, उनको ना केवल एकेडमिकली उनको एक अच्छा इंसान भी बनाने की ज़रूरत है, और जो काम कर रहे हैं हम उसको रिसर्च में प्रेरित करना चाहेंगे। शुरू से हम उनको रिसर्च की तरफ लगाना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में काम बहुत हो रहा है, लेकिन उनका रिसर्च ओरिएंटेड वर्क नहीं हो रहा, उनका पब्लिकेशन नहीं हो रहा। तो हम अभी NMC गाइडलाइंस के अनुसार भी
उनको नई तरह से तालीम देते हैं। जैसे ही बच्चे आते हैं तो 1-1.5 महीना उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, तो तरह तरह सभी सब्जेक्ट्स के HODs और डिफरेंट फैकल्टीज़ उनको ओरिएंट करती हैं कि किस तरह से आपको उनके साथ अपने पेशेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इंटरेक्ट होना है, क्या क्या आप कर सकते हो। इसी के साथ अभी हमारा बेसिक ध्येय है कि उनको बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। जैसे ही एक बच्चा मेडिकल में जाता है, नीट क्रैक करता है, उसको सब डॉक्टर कहने लगते हैं, और उनके घर में यदि कोई भगवान ना करे कभी कुछ हार्ट अटैक ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसको CPR करना भी नहीं आता। तो अभी सबको हम CPR करना, फर्स्ट एड देना, ये सब उनकी तालीम में शुरू से ही इनकलकेट करने के लिए चल रहा है। और इनकी तालीम अब रिसर्च ओरिएंटेड होने वाली है। तो जो भी काम करेंगे उसका पब्लिकेशन, उसको बताएंगे कि क्या रिसर्च की, क्या आउटपुट निकला, और वो किस तरह से एक जनसंख्या के लिए, एक बड़ी मासेस के लिए कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, वो पॉलिसी मेकिंग के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए अभी इनका केवल एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, इनको प्रैक्टिकल एज वेल एज रिसर्च ओरिएंटेड तालीम देने की। बिल्कुल, जैसे कि अभी हाल ही में आपने निरीक्षण भी किया था, कहाँ खामियां हैं, कहाँ परिवर्तन है, कहाँ सुधार होना चाहिए, ये भी आम जनता जानना चाहिए। बहुत सारे खामियां भी चल रही हैं, बहुत हमारे पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जहाँ जहाँ खामियां हैं वो सब अभी इकट्ठा किया जा रहा है, सारे पेपर्स पर लेके अब उनको ठीक करने का, रेक्टिफाई करने का काम शुरू किया है धीरे धीरे। लेक्चर थिएटर्स को, ऑडिटोरियम्स को, इनके PG हॉस्टल्स, UG हॉस्टल्स में जो प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह मेरा पूरा फोकस हॉस्पिटल्स में क्लीनलीनेस और क्राउड मैनेजमेंट पे बहुत है। साथ ही साथ मैं मैन पावर बढ़ाने के लिए भी काम कर रही हूँ कि हमारे पास यदि अच्छी मैन पावर है तो हम एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के स्टाइल में सेवाएं दे सकें। इस तरह से मेरा एक विज़न है कि आने वाले कुछ समय में मे बी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर हम उस तरह से सेवाएं दे सकें। और जो हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसका भी एक मंथन चल रहा है। देश का पहला ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां राइट टू हेल्थ पारित हो चुका है। इस पे भी आपकी क्या विचारधारा है, क्या कहना चाहेंगे? राइट टू हेल्थ और प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर मानती हैं आप? कितना सुधार देखने को मिलेगा, क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, इस पे भी क्या आपकी विचारधारा है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बिल था राइट टू हेल्थ। और ये बेसिक अभी WHO का थीम भी इस साल का ये है, हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल मीन्स सबके लिए स्वास्थ्य हो, जो कि या तो फ्री में हो या मिनिमम फाइनेंशियल बर्डन के साथ हो। यही राजस्थान सरकार ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए राइट टू हेल्थ बिल पास किया था। और ये बहुत ही मेरे हिसाब से आने वाले समय में हर व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ना केवल ये, आप देखिए चिरंजीवी योजना, RGHS कितने लाखों के बिल्स वाले जो ऑपरेशंस हैं, सर्जरीज हैं, वो सब आराम से। आयुष्मान योजना को भी लेकर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन अभी हाल ही में आम जनता की ये समस्या है, चिरंजीवी योजना के अंदर उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये ऐसा आम जनता का कहना है, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो जो अभी लेटेस्ट फिगर्स हैं उसके हिसाब से तो बहुत लोगों को, इसका आंकड़े भी उपलब्ध हैं जिस हिसाब से, तो बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और हर व्यक्ति 800 जो भी व्यक्ति उसमें चिन्हित नहीं है, वो 850 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा के उसको 25 लाख रुपए तक का बीमा हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। 850 रुपये कुछ भी नहीं होते, उसका पूरा परिवार 25 लाख तक का बीमा के लिए हकदार हो जाता है। कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी उसको ज़रूरत हो सकती है, बीमारी हो सकती है, उसमें 25 लाख तक का कवरेज है उसके परिवार के लिए। बहुत बड़ी, बहुत ही सुंदर योजना है। मेरे तो जो संज्ञान में आया है, बहुत लोग इसका आंकड़े जो प्रदर्शित कर रहे हैं, हर महीने हमारी मीटिंग होती है, उसमें जो दिख रहा है उसमें तो करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और ये तो बहुत ही सुंदर योजनाएं हैं। बिल्कुल, एक सर्वे के अनुसार ये भी निकल के आया है कि पूरे देश के अंदर प्रति मिनट 7 व्यक्तियों की इलाज समय पे ना मिलने पे मृत्यु हो जाती है। क्या लगता है RTH बिल द्वारा इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा? मेरे हिसाब से बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि कई बार होता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं या कुछ इमरजेंसीज होती हैं, तो उस समय मौके पे उनको उपचार नहीं मिल पाता, क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यदि दूर हैं या कई प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट के पास पैसा नहीं होता। इस बिल के माध्यम से तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। हर जनमानस के लिए बहुत ही अच्छा
बिल आया है और इसके लिए हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि कितने लोग लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल, कैंसर पे भी आपकी काफ़ी लंबी स्टडी है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक खुद रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। कोरोना का आप देख सकती हैं पिछले 24 आवर्स के अंदर 5000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। एक चिंतन वाली बात है, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे, क्या सतर्कता बताइए, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट हैं आप, आर पार देखने की आप में योग्यता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि CT स्कैन, MRI ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर भी? जहाँ तक आप कैंसर की बात कर रहे हैं, मैंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर पे मैं 2 दशक से काम कर रही हूँ और सबसे ज़्यादा संसार, भारत में ही नहीं पूरे संसार में होने वाला महिलाओं का कैंसर है। और दुख की बात यह है कि करीब 50% फीमेल्स जो कि इससे डायग्नोज होती हैं ब्रेस्ट कैंसर से, वो मर जाती हैं, स्पेशली इन इंडिया। जबकि बाहर के देशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3री या 4थी स्टेज में महिलाएं आती हैं। जहाँ तक कोरोना की आप बात कर रही हैं, कोरोना में नंबर्स बढ़ रहे हैं। हमारे पास अभी एक ही पेशेंट आया था बूंदी से ट्रांसफ़र होके, जिसका कि HRCT लंग में कुछ भी नहीं मिला और उसके सब कुछ सेटल्ड है, उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा आपकी गया। आइडियल कौन है संगीता जी, ये भी जनता जानना चाहेगी। आप खुद बतौर महिला सशक्तिकरण इतने बड़े गवर्नमेंट न्यू मेडिकल कॉलेज की आप नेतृत्व कर रही हैं, आपका आइडियल कौन है, आप किससे प्रेरित हैं, ये भी जनता जानना चाहेगी। मेरी माँ मेरी आइडियल है, अब इस संसार में नहीं है, लेकिन वो मेरी आइडियल है। बिल्कुल, आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे भी है, इस पे भी क्या कहना चाहेंगे आप? स्वास्थ्य से जुड़ी आज चर्चा है, स्वास्थ्य से जुड़ी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्राथमिकता रखनी चाहिए, आपका क्या डेली रूटीन होता है? ज़रा से ये लास्ट एंड द लिस्ट ये भी पूछना चाहेंगे आपसे। अभी जैसे कि होलिस्टिक अप्रोच है ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं तो ये कहती हूँ कि आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, इन सब का भी अपना अपना रोल है, यूनानी पद्धतियों का। नो डाउट इमरजेंसी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज में तो एलोपैथी का कोई सानी नहीं है, वहाँ चाहिए ही आपको सर्जरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन और बहुत कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी पद्धतियों का भी सहायता ली जा सकती है। वी शुड हैव अ होलिस्टिक अप्रोच टू द डिसीज़, और कोई आपके एलिमेंट है तो। जहाँ तक मेरा रूटीन का सवाल है, मैं आई एम ऑलवेज अर्ली राइजर इन द लाइफ। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ 4:30-5 बजे के करीब। 1-1.5 से 2 पौने 2 घंटा मेरा अपना प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया, ध्यान इनमें जाता है। करीब 2 घंटे, 5-7 साढ़े 7 तक मेरा ये सब प्रोग्राम ख़त्म होता है। उसके बाद चाय और अखबार और आज जिस आप पद पे बैठी हुई हैं उसका धन्यवाद किसको ज्ञापित करना चाहेंगे आप? इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। फिर भी फर्स्ट जो भी हो आपके दिमाग में, जिसका भी नाम आ रहा हो। इसके लिए मेरे सबसे पहले तो मैं अपने भगवान को उन्होंने मेरे को ये स्थान दिया जिससे कि मैं बहुत लोगों की सेवा कर सकूं। मेरे गुरुजन, एक गुरुजन तो यहाँ मेरे सामने भी बैठे हैं। ये बिल्कुल, एक बतौर प्रिंसिपल कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप खुद देख सकती हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना, एक सामाजिक को भी निभाना, एक घरेलू को भी निभाना, व्यवसाय को भी निभाना। मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति नो वन इज़ इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड। और हमको यदि कोई भूमिका मिल रही है तो ये एक हम माध्यम बने हैं उस शक्ति से के द्वारा, एक माध्यम बने हैं कि हम जन सेवा के लिए काम कर सकें। हम अपने आप कुछ नहीं करते हैं, हम एक माध्यम है जिससे हमारे द्वारा कुछ काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि आई एम समथिंग, बस मैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही हूँ कि भगवान ने मुझे एक माध्यम बनाया है कि मुझे ये काम करना है और मैं 2001 में ज्वाइन किया था मेडिकल कॉलेज जी। उस वक्त के आज के हालात में बहुत फ़र्क आ गया और आना भी चाहिए, स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें कितना 20 साल का टाइम निकल गया। बिल्कुल। और ये तो जनसंख्या है, जनमानस है, उनके स्वास्थ्य की चिंता हमेशा ही रहेगी और इनकी आवश्यकता हमेशा ही बढ़ती रहेंगी। तो सुविधाएं हमें लगातार बढ़ानी पड़ेंगी और बढ़ भी रही हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है, दूसरे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर भी कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रोग्रेस भी हो ही रही है। बिल्कुल, जैसे कि जानना चाहेंगे, आप देख सकते हैं खुद एक बतौर महिला प्रिंसिपल की कुर्सी पे डॉक्टर संगीता सक्सेना कारित हो चुकी हैं। उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, खुद बतौर महिला वो नेतृत्व कर रही हैं गवर्नमेंट न्यू मेडिकल कॉलेज का। कैसे देखते हैं आप एक बतौर महिला इस प्रकार से इस पद पे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई वैसे तो देखिए, जिम्मेदारी का पद है ये, और किसी भी जिम्मेदारी के पद पे कोई भी आदमी आता है, उसको सरकार अगर अवसर देती है तो उसको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और वो जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब महिलाओं को आगे किया गया और भी अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा कदम है। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर संगीता सक्सेना को सरकार ने बनाया है तो सिलेक्शन कमेटी ने कुछ विचार करके ही बनाया होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने सेवाएं अच्छी दे पाएंगी और सफल प्रशासक
सिद्ध करेंगी अपने आप को। बिल्कुल, चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे, कहाँ परिवर्तन होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? काफ़ी लंबी स्टडी, काफ़ी लंबे समय से आप स्वास्थ्य के अंदर हैं, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, बदलाव तो हर चीज़ के अंदर समय के साथ साथ होते रहने चाहिए। ज़रूरतें बदलती हैं, विज्ञान में नई नई रिसर्च होती है, उसके साथ जो मिलता है उसके अनुसार जो ज़रूरी बदलाव है वो होने ही चाहिए। सरकार लाती भी नई नई नीतियाँ इसलिए लाती है। नीति में कहाँ बदलाव होना चाहिए आपके मद्देनज़र, ये भी जानना चाहेंगे। सरकार की जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी सरकार की। बिल्कुल, बतौर महिला सशक्तिकरण डॉक्टर संगीता सक्सेना नेतृत्व कर रही हैं, उस पदभार पे हैं, क्या कहना चाहेंगे बतौर महिला, वो उस पदभार पे हैं, कैसा क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे बतौर अधीक्षक? मैडम का शुरू से ही बहुत ही अच्छा रहा है, उन्होंने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी बहुत अच्छे से विकसित किया है और हम चाहेंगे कि मैडम के नेतृत्व में कोटा मेडिकल कॉलेज और भी आगे बढ़े। और डॉक्टर संगीता सक्सेना ने अपनी विचारधारा बताई। बिल्कुल दोस्तों, साफ साफ कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण की एक ये अनूठी मिसाल है। यहाँ पे इन्होंने व्यवसाय को लेके, घरेलू समस्याओं को लेके, सब चीज़ों को लेके यहाँ पे आम जनता से सीधा रूबरू हुई कि किस प्रकार से ये अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है और निभाती रहेंगी। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे डॉक्टर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर संगीता सक्सेना। जैसे कि आपने देखा सुना जाना, ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ।